अब ये जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमने लिखा है वो हमने इन अ फ्लूइड के लिए लिखा है, लेकिन आप ये भी मान के चलिए कि अगर आपको मोर देन वन फ्लूइड है एक कंटेनर में, मान लीजिए कि यहाँ तक कोई दूसरा फ्लूइड है, इतनी दूर तक कोई दूसरा फ्लूइड है, नीचे में तीसरा फ्लूइड है, यानी कि फ्लूइड 1 यहाँ है, फ्लूइड 2 यहाँ है, फ्लूइड 3 यहाँ पे है, तीनों की डेंसिटी अलग अलग है। तो उस केस में भी जो अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा, और इस अपथ्रस्ट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड ऑफ ईच डिफरेंट फ्लूइड। तो टोटल अपथ्रस्ट फोर्स अगर हमसे पूछा जाए, अगर 3 फ्लूइड दे रखा हो तो टोटल अपथ्रस्ट फोर्स क्या हो जाएगा, तीनों फ्लूइड का जितना जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ उस वॉल्यूम का वेट फाइंड कर लीजिए, आप ऐड कर दीजिए। मान लीजिए कि जो पहला लिक्विड है वो V1 वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ, इस केस में डायग्राम में नहीं दिख रहा है, लेकिन मान लीजिए कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो कि जो पहला लिक्विड को V1 डिस्प्लेस किया, दूसरे लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ V2, तीसरे लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ V3। तो टोटल अपथ्रस्ट फोर्स देखो इतना हो जाएगा, ρ1 V1 इंटू जी प्लस ρ2 V2 इंटू जी प्लस ρ3 V3 इंटू जी। यानी कि अगर एक से ज़्यादा लिक्विड भी हो ना तो भी अपथ्रस्ट फार्मूला यही रहता है। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि कौन सा फ्लूइड कितना डिस्प्लेस हुआ, जितना वो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ उस डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वेट फाइंड करिए, उसको ऐड करते जाइए, टोटल अपथ्रस्ट फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। ये जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो लगता है सेंटर ऑफ बायोंसी से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। अब ये अपथ्रस्ट फोर्स जो होता है वो बहुत ही स्टबर्न टाइप का, जिद्दी टाइप का फोर्स होता है। मान लो इस ऑब्जेक्ट को आपने नीचे यहाँ पे नट बोल्ट से टाइट कर दिया, ठीक है, ऐसा यहाँ पे कुछ टाइट कर दिया, तो क्या ये अपथ्रस्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज होगा? बिल्कुल नहीं चेंज होगा, क्योंकि ये तो अपथ्रस्ट फोर्स बोलेगा कि मैं तो सिर्फ डिपेंड करता हूँ रो वी जी पे। तुम यहाँ पे नट बोल्ट से टाइट कर दो, या मान लो तुम ऐसा करते हो कि इस एंड को एक स्ट्रिंग से बांध देते हो, तो बोलेगा कि ठीक है बांध दो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तुम इस ऑब्जेक्ट के एक एंड को स्ट्रिंग से बांध भी देते हो तो भी अपथ्रस्ट फोर्स के मैग्नीट्यूड पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि सर अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम में तो हम लोग कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो ये अपथ्रस्ट फोर्स तो हो सकता है चेंज हो जाए, क्योंकि बच्चे सोच सकते हैं कि सर मान लीजिए कि इसका वेट है जो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, ये वेट कितना है भाई, मान लो ये mg है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये टेंशन T है, और ये ऑब्जेक्ट वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है, तो वो क्या कहेंगे कि टेंशन ऊपर लग रहा है T प्लस अपथ्रस्ट ऊपर लग रहा है कितना है, अपथ्रस्ट U माइनस mg नीचे की ओर लग रहा है माइनस mg, दिस इज इक्वल टू 0। अगर ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है यानी कि नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन Fz 0 होगा, नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन Fx भी 0 होगा, नेट फोर्स इन y डायरेक्शन ये भी 0 होगा। अगर ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो, और इक्विलिब्रियम में होने के लिए एक चौथा भी कंडीशन होगा जिसके बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए, कि नेट टॉर्क हैज़ टू बी 0 अबाउट एनी पॉइंट। तो इस कंडीशन पे तो अभी हम लोग आगे बाद में डिटेल में आएंगे, लेकिन मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, आपने स्ट्रिंग से बांध दिया है, तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली ये हो जाएगा टेंशन अपवर्ड फोर्स है प्लस अपथ्रस्ट U अपवर्ड डायरेक्शन में है माइनस mg, दिस इज इक्वल टू 0। अब इससे कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर ये जो U है ना वो क्या हो जाएगा, mg माइनस T हो गया। लेकिन बच्चा पार्टी ये कन्फ्यूजन मत करना कि ये जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो टेंशन T पे डिपेंड कर रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अपथ्रस्ट फोर्स तो रो वी जी के बराबर होगा ही, ये तो बिल्कुल जिद्दी फोर्स है, ढीठ फोर्स है, ये अपने आप को एडजस्ट नहीं करेगा, एडजस्ट इस टेंशन को करना पड़ेगा। यानी कि मान लो कि इसका वेट है इस ऑब्जेक्ट का 100 न्यूटन, अपथ्रस्ट इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में लग गया 40 न्यूटन, तो टेंशन हो जाएगा 60 न्यूटन। यानी कि टेंशन जो है ना वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। ये तो मैंने बहुत पहले बताया था, जिन बच्चों को याद नहीं होगा फिर से रिकॉल कर लेना। टेंशन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, ये अपने आप को एडजस्ट करता है। ये जो मेरा अपथ्रस्ट है ना, दिस इज नॉट एन एडजस्टिंग फोर्स। एज लॉन्ग एज द वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट, एज लॉन्ग एज V रिमेन्स कांस्टेंट, ये अपथ्रस्ट बोलेगा कि तुम यहाँ पर स्ट्रिंग लगा दो, या तुम बहुत ज़्यादा उछल कूद कर रहे हो, मान लो कि यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ साथ एक स्प्रिंग भी लगा दो, कुछ भी करो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। या मान लो तुम यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल Q रख दो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E डाल दो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स QE भी लगा दो, कुछ भी कर दो, ये अपथ्रस्ट बोलेगा कि मेरी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो भी तुम चार्ज पार्टिकल, स्प्रिंग का फोर्स kx लगा दो, टेंशन T लगा दो, तुम लोग आपस में जो कचरा करना है करते रहो, मेरा मैग्नीट्यूड तो रो वी जी है, ये वही का वही रहेगा, एज लॉन्ग एज V चेंज नहीं होता है।
तो अगर V चेंज नहीं हो रहा है यानी कि वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड चेंज नहीं हो रहा है तो अपथ्रस्ट उतना ही रहेगा। तो इस रिलेशन से कभी भी इस गलत फहमी में मत रहना कि जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो टेंशन पे डिपेंड करेगा, नहीं, उल्टा होता है। अपथ्रस्ट बाप है, ये फंडामेंटल चीज़ है। होगा क्या कि ये जो टेंशन है ना वो एडजस्ट करेगा अपने आप को डिपेंडिंग अपॉन अपथ्रस्ट एंड mg। तो ये अपथ्रस्ट फोर्स जो है वो एडजस्ट नहीं करता है, स्टबर्न टाइप का फोर्स है, एडजस्ट करना पड़ता है इस टेंशन फोर्स को। या मान लीजिए कि यहाँ पे आपने नट बोल्ट से कुछ टाइट कर दिया है तो यहाँ पे जो हिंज होगा वो हिंज कितना फोर्स लगाएगा वो अपने आप को एडजस्ट करेगा, लेकिन अपथ्रस्ट या mg ये सब तो बिल्कुल एडजस्ट करेगा ही नहीं। तो बच्चों मान लो एक ऑब्जेक्ट है जो इस फ्लूइड में सबमर्ज्ड है, ये पार्शियली सबमर्ज्ड भी हो सकता है, फुल्ली सबमर्ज्ड भी हो सकता है। तो इस ऑब्जेक्ट के इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए? अगर इस ऑब्जेक्ट का मान लो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो mg फोर्स है वो इस पॉइंट से लग रहा है। तो सेंटर ऑफ बायोंसी कहाँ पर होगा? क्या सेंटर ऑफ बायोंसी यहाँ पे हो सकता है? नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि सेंटर ऑफ बॉयंसी अगर यहाँ होगा तो अपथ्रस्ट फोर्स यहाँ पे लगेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से mg फोर्स देखो इधर लग रहा है। अब देखो क्या होगा ये कि इन दोनों फोर्सेस के कारण एक टॉर्क आ जाएगा, कपल आ जाएगा, जो इस ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में ऐसे रोटेट करने लगेगा। तो इक्विलिब्रियम तो नहीं हुआ ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम के लिए क्या क्या कंडीशन होता है? एक तो हो जाता है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स दिस शुड बी इक्वल टू जीरो, ये मैंने वेक्टर रिलेशन लिख दिया है, यानी कि z डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, y डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, x डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। एक वेक्टर इक्वेशन से मैं 3 का काम ले रहा हूँ। और दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम के लिए? दूसरा कंडीशन हो जाएगा कि टॉर्क नेट अबाउट एनी पॉइंट हैज़ टू बी जीरो इफ दिस बॉडी हैज़ टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम। तो अगर ये अपथ्रस्ट फोर्स और mg फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिफरेंट वर्टिकल लाइन में है तो क्या हो जाएगा? देखो इसमें एक टॉर्क आ गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करेगा, रोटेट करके क्या कर देगा? ये जो अपथ्रस्ट का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, दोनों को एक वर्टिकल लाइन में ला देगा। तो ये फंडा समझो कि अगर किसी बॉडी को जो किसी लिक्विड या फ्लूइड में सबमर्ज्ड है, या पार्शली हो या फुल्ली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर उसको रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होना है तो ये जो पॉइंट है ना इसका नाम क्या है? सेंटर ऑफ बायोंसी। और ये जो पॉइंट है ना इसका नाम क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आप इसको सेंटर ऑफ मास भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने दिखा दिया है कि अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस ऑब्जेक्ट में हर जगह सेम है तो आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलिए या सेंटर ऑफ मास बोलिए, दोनों एक ही चीज़ होता है। तो अगर इस ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम में होना है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होना है, तो ये B और इस G को सेम वर्टिकल लाइन में होना पड़ेगा। इन दोनों पॉइंट्स को B और G को एक वर्टिकल लाइन में होना ही पड़ेगा फॉर इक्विलिब्रियम। हम लोग कह सकते हैं कि फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ एन इमर्स्ड बॉडी, या तो वो फुल्ली इमर्स्ड हो या पार्शियली इमर्स्ड हो, द सेंटर ऑफ बायोंसी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी मस्ट बी इन सेम वर्टिकल लाइन। तो इन दोनों को सेम वर्टिकल लाइन में होना चाहिए। अब इक्विलिब्रियम भी हम लोग जानते हैं कि 3 तरह का होता है। एक तो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा होता है अनस्टेबल, और तीसरा होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब इन तीनों इक्विलिब्रियम के डेफिनेशन को हम लोग जल्दी से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। वर्क एनर्जी चैप्टर या एसएचएम वाले चैप्टर में हमने देखा था ना कि इस तरह अगर कोई बॉडी रखा हो ऐसे किसी डिप्रेशन में तो ये बॉडी क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अगर बॉडी फ्लैट ग्राउंड पे या फ्लैट सरफेस पे हो तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है या न्यूट्रली स्टेबल कहेंगे। और अगर ऐसे हो किसी हिल टॉप पे हो तो ये बॉडी क्या है? ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। और इक्विलिब्रियम के तीनों केस में अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी U वर्सेज X का ग्राफ बनाए तो जैसा इस सरफेस का शेप है ना, U वर्सेज X ग्राफ भी वैसा ही बनता है। स्टेबल वाले केस में देखिए U वर्सेज X ग्राफ ऐसा बनता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम के पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी U मिनिमम हो जाता है, तो देखो यहाँ पर U मिनिमम है। न्यूट्रल वाले में देखो क्या है? एनर्जी ना तो मिनिमम है ना मैक्सिमम है। और अनस्टेबल वाले में एनर्जी देखो यहाँ पर मैक्सिमम है। स्टेबल और अनस्टेबल फाइंड करने का एक दूसरा तरीका क्या होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में हम लोग जानते हैं कि d²u/dx², यानी कि डबल डेरिवेटिव ऑफ u पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या हो जाता है? ये पॉजिटिव हो जाता है।
न्यूट्रल वाले में क्या हो जाता है, डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव ये ज़ीरो हो जाता है। और अनस्टेबल वाले में डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ये नेगेटिव हो जाता है। ये सब डिटेल में हम लोगों ने एसएचएम वाले चैप्टर में समझा था। यहाँ पर मैं फिर से बता देता हूँ, डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होता है, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी यू बाई डी एक्स। डी यू बाई डी एक्स क्या है, ये जो u वर्सेज x ग्राफ बना ना, उसका स्लोप। तो स्टेबल में क्या हो जाता है, ये स्लोप का चेंज का रेट वो पॉजिटिव है। तो आप देखो यहाँ पर स्लोप नेगेटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव है, लेकिन ये नेगेटिव से ज़ीरो की तरफ आ रहा है। यानी कि यहाँ पर -4 होगा स्लोप, यहाँ -2 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ पर स्लोप 2 हो गया, यहाँ पर स्लोप 4 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि इस वाले ग्राफ में डी यू बाई डी एक्स यानी कि स्लोप ऑफ दिस कर्व नेगेटिव से बढ़ते बढ़ते 0 हुआ, फिर 0 से बढ़ते बढ़ते पॉजिटिव हुआ। यानी कि जो स्लोप है वो इंक्रीज कर रहा है। पहले -4 था, फिर -2 हुआ, फिर 0 हुआ, फिर 2 हुआ। तो इसी को हम लोग कहेंगे कि डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, क्योंकि डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाता है, डी यू बाई डी एक्स जो स्लोप है, स्लोप का रेट ऑफ चेंज। तो स्लोप का रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। इस वाले केस में देखिए ये अनस्टेबल हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखो स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पर घट के 2 हो गया, यहाँ पे घट के 0 हो गया, इधर देखो स्लोप नेगेटिव हो गया, -2 हो गया, इधर -4 हो गया। तो इस केस में क्या हो रहा है, अनस्टेबल वाले केस में स्लोप जो है इस कर्व का वो धीरे 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 घट रहा है। स्लोप घट रहा है यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इज लेस देन 0। तो ये हो गया अनस्टेबल। और न्यूट्रली स्टेबल या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, ये स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन का डबल डेरिवेटिव क्या होता है, डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर, ये तो हर कोई जानता है, वो 0 होगा ना। स्ट्रेट लाइन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन हो जाता है ऐसा कुछ यू एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये स्ट्रेट लाइन हुआ ना। तो इसका अगर आप लोग डबल डेरिवेटिव लीजिएगा यानी कि u डबल प्राइम, तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, एक डेरिवेटिव लीजिएगा तो a होगा, डबल डेरिवेटिव लीजिएगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि a तो कांस्टेंट है। तो न्यूट्रली स्टेबल या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या हो जाता है, डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर 0 हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है, एसएचएम में इस कॉन्सेप्ट का बहुत ही भयंकर यूज होता है। ये तो हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मैथमेटिकल डेफिनेशन कि मैथमेटिकली कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। रियल लाइफ में या प्रैक्टिकल इसका डेफिनेशन क्या होगा, अगर कोई बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो उसको अगर आप इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हैं, मान लीजिए कि इस बॉडी को हमने टुवर्ड्स राइट डिस्प्लेस कर दिया, तो इस बॉडी पे एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, एक रिस्टोरिंग मूवमेंट आएगा जो वापस इसको अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ भेज रहा है, वापस भेज रहा है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम पोजीशन को कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम से आपने उसको थोड़ा सा डिफ्लेक्ट किया, थोड़ा सा उसको दूर भेजा, तो कोई वापस रिस्टोरिंग फोर्स उस बॉडी पे लगा जो उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ वापस भेज रहा है, उसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, आपने अगर इसको इधर डिफ्लेक्ट किया तो ना ये वापस आएगा ना ये दूर जाएगा, ये बिल्कुल न्यूट्रल होकर लुढ़कता रहेगा। अनस्टेबल वाले में क्या हो जाता है, अनस्टेबल वाले में ये होता है कि अगर आप इसको डिफ्लेक्ट कर देते हैं, मान लीजिए कि इधर नीचे की तरफ, तो देखो ये और नीचे चला जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स तो इस पर लगा ही नहीं ना, यानी कि आपने उसको धक्का दिया थोड़ा सा, वो और दूर आपसे भाग गया। ये क्या होता है, ये होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा ये बताइए कि अगर मैं कोई एक ऑब्जेक्ट को ऐसा एक वेज पे रख देता हूँ, ठीक है, मान लीजिए कि कोई रोलिंग ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रोल कर रहा है। अब ज़रा ये बताओ कि ये जो ऑब्जेक्ट है, रोलिंग ऑब्जेक्ट है, प्योर रोलिंग कर रहा है, ये इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो नीचे गिर रहा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। नहीं बच्चे, ये इक्विलिब्रियम ही नहीं है। इक्विलिब्रियम की पहचान क्या होती है कि उस पोजीशन पे नेट एक्सटर्नल फोर्स वो भी 0 होना चाहिए और नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 होना चाहिए। तो अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऐसा वेज पे रख दिया तो उस पर क्या नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है? नहीं 0 है। नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 है क्या? नहीं 0 है। तो ये वाला केस तो इक्विलिब्रियम ही नहीं है। तो स्टेबल और अनस्टेबल तो बाद की बात है ना, पहले तो आपको इक्विलिब्रियम में आना पड़ेगा। तो ये बेसिकली एक ट्रैप क्वेश्चन था, आपको बस
आपका बस अलर्टनेस ऑफ माइंड चेक करने के लिए कि बताओ तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल है। तो ये कोई इक्विलिब्रियम नहीं है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है इक्विलिब्रियम में ही नहीं है। अब हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है फॉर अ फुल्ली और पार्शली सबमर्ज्ड बॉडी इन फ्लूइड, वो स्टडी करेंगे। स्टेबल है या अनस्टेबल ये पता करना है। इक्विलिब्रियम क्यों है? क्योंकि मैंने बता दिया कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है यहाँ पर है G, सेंटर ऑफ बायोंसी है B, ये दोनों सेम वर्टिकल लाइन में है। सेम वर्टिकल लाइन में है तो इक्विलिब्रियम हो गया। अब पता करना है कि ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल है या न्यूट्रल है, उसका क्या कंडीशन होगा। तो ये कंडीशन पता करने के लिए दो डिफरेंट केस बनता है। अगर बॉडी फुल्ली सबमर्ज्ड हो तो उसका एक कंडीशन आता है। अगर बॉडी फुल्ली सबमर्ज्ड नहीं हो, यानी कि पार्शली सबमर्ज्ड हो, यानी कि बॉडी ऐसा हो, इस तरह से हो, बॉडी अंदर भी हो बाहर भी हो, यानी कि फ्लोटिंग हो, तो उस केस में कंडीशन अलग होता है। तो पहले हम लोग फॉर अ बॉडी फुल्ली सबमर्ज्ड इन फ्लूइड, इसके इक्विलिब्रियम के बारे में पता करेंगे कि ये जो बॉडी है अभी इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है ना, देखो B और G सेम वर्टिकल लाइन में है। तो ये जो बॉडी इक्विलिब्रियम में है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को पता करने का एक तरीका क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल तरीका। अभी तो हम लोगों ने आपको डबल डेरिवेटिव वगैरह वो सब समझाया, लेकिन एक्सपेरिमेंटल तरीका क्या होता है कि इस पोजीशन से आप बॉडी को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दीजिए, दाएं बाएं थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दीजिए। मान लीजिए कि इस बॉडी को हम लोग थोड़ा सा इधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर देते हैं, तो क्या बॉडी वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ रहा है क्या? अगर वो बॉडी आ रहा है तो क्या हो जाएगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर वो बॉडी नहीं आ रहा है तो ऑब्वियसली वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इस बॉडी को हम लोग थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं। ये बॉडी है और इसको हम लोग डिस्प्लेस कर रहे हैं। अभी चारों तरफ इसके फ्लूइड तो अज्यूम्ड है कि है ही, इसलिए फ्लूइड को नहीं बनाया है। इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हैं। देखो इसको मैं थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, देख रहे हो ना, ऐसे ऐसे देखो घूम रहा है। ये बॉडी वर्टिकल पोजीशन में ये हो गया, इक्विलिब्रियम पोजीशन में। मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे डिस्प्लेस कर दिया, देखो डिस्प्लेस कर दिया। चलो अब देखते हैं क्या हुआ। बॉडी को इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया, तो अब देखते हैं कि इस बॉडी पे अब क्या क्या टॉर्क लग रहा है। बायोंसी फोर्स किधर लगेगा? भाई ये तो ऊपर की तरफ लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा? ये तो ऑब्वियसली नीचे की तरफ लगेगा। ये mg हो गया, ये u हो गया। अब इन दोनों फोर्सेज के कारण टॉर्क देखो तो किधर लग रहा है? u इधर की तरफ है, mg इधर की तरफ है। तो आप कोई भी पॉइंट एक ले लीजिए, b और g को कनेक्ट करते हुए लाइन पे कोई भी एक पॉइंट ले लो आर्बिट्ररी तरीके से। इस पॉइंट को ले लो या g को ले लो या b को ले लो, कोई भी अगर आप पॉइंट लीजिएगा तो आप देख लीजिए इन दोनों के कारण जो टॉर्क लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगा। डिस्प्लेस आपने किया इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये जो टॉर्क लग रहा है वो क्या कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है। यानी कि ये जो टॉर्क हो गया ये क्या हो गया? रीस्टोरिंग टॉर्क हो गया। ये टॉर्क आपके पोजीशन को रीस्टोर कर रहा है, वापस आपको किधर भेज रहा है? वापस आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ भेज रहा है। क्योंकि देखो इस टॉर्क के कारण क्या होगा, ये जो टॉर्क लग रहा है ऐसे, तो टॉर्क ऐसे लगेगा तो इस बॉडी को वापस ऐसे रोटेट करेगा, तो अल्टीमेटली ये जो B है फिर वापस यहाँ आ जाएगा, G के ऊपर आ जाएगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला केस अच्छे से समझ लो। ये चारों तरफ फ्लूइड है, ये बॉडी जो है वो उस फ्लूइड में कंप्लीटली सबमर्ज्ड है। इस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो सेंटर ऑफ बायोंसी के नीचे है। नीचे कैसे आया? क्योंकि देखो नीचे हमने खूब सारा हेवी वेट डाल दिया। हेवी वेट डालने से क्या हो गया? सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ आ गया। आप बॉडी को अगर डिस्प्लेस करते हैं, इस केस में देखो हमने क्या किया है, थोड़ा सा ऐसे डिस्प्लेस कर दिया है। देखो ऐसे डिस्प्लेस किया, पहले ये B कहाँ होगा? पहले तो ये B यहाँ होगा, क्योंकि इनिशियली G और B को इक्विलिब्रियम में सेम वर्टिकल लाइन में होना है। हमने बॉडी को थोड़ा सा ऐसे डिस्प्लेस कर दिया, तभी तो ये B इधर आ गया। ठीक है, बॉडी को ऐसे डिस्प्लेस किया तो इस केस में देखो रीस्टोरिंग टॉर्क इस डायरेक्शन में आ गया। G जो है वो नीचे होगा B से, तभी आपको एक रीस्टोरिंग टॉर्क मिलेगा। अगर ये वाला G जो है वो B से अगर ऊपर हो गया, यहाँ कहीं हो गया, तो रिस्टोरिंग मोमेंट या रिस्टोरिंग टॉर्क नहीं मिलेगा। तो ये जो पोजीशन हुआ ना, ये हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम का पोजीशन। और ये कब हुआ? जब ये जो G है ये सेंटर ऑफ बायोंसी के नीचे है तब। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी जो है वो सेंटर ऑफ बायोंसी के नीचे होना ही पड़ेगा। अगर वो नीचे होगा तभी स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। आप इसका उल्टा केस ले लीजिए। मान लेते हैं कि हम लोग B और G के पोजीशन को चेंज कर देते हैं। अब B का पोजीशन तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि B क्या है? B तो होता है इस वॉल्यूम का
सेंट्रल पोजीशन। तो ये जो बी है ये तो सिर्फ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। इस ऑब्जेक्ट के डायमेंशन और लोकेशन वगैरह के बेसिस पे आपने बी फाइंड कर लिया। इस जी के पोजीशन को लेकिन आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि इस ऑब्जेक्ट में नीचे में बहुत हेवी पार्टिकल्स हैं, तो जी कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। मान लीजिए कि आप थोड़ा सा कुछ उछल कूद करके ऊपर में कुछ हेवी लेड वगैरह डाल देते हैं, हेवी पार्टिकल्स, तो क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर हो जाएगा। तो चलो बेटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी तू जरा ऊपर चले जा, देखते हैं फिर क्या खेल होता है। ये देखो तीनों केस है। फॉर अ बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन फ्लूइड, ये तो स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला है। जब जी जो है वो बी से नीचे है तो स्टेबल होगा। जब जी और बी एक ही जगह पर आ गया तो ये कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रली स्टेबल। इस केस में देखो क्या हो रहा है, ये जो जी है ना, ये वाला जी, ये जी जो है वो बी से ऊपर है, तो इस केस में बॉडी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी सेंटर ऑफ बायोन्सी से ऊपर हो तो बॉडी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है। लेकिन ध्यान रखना ये किस केस के लिए है, दिस इज फॉर अ केस ऑफ कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी। इस केस में बॉडी अनस्टेबल क्यों होगा, मैं आपको दिखाता हूं अलग से। मान लो ये एक आर्बिट्ररी शेप की बॉडी है और उसका बी जो है वो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा। जी मान लेते हैं कि उसका ऊपर है, यहां पर है। अब इसी को मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूं। किधर डिस्प्लेस करूं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तुम लोग बोलो। अच्छा ये तो लाइव क्लास है ही नहीं, मैं तो भूल ही गया था। इसको अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डिस्प्लेस करूं तो ऐसे हो जाएगा, क्लॉकवाइज डिस्प्लेस करूं तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, आप जैसे चाहें इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं। इसको मैं चलो थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज ही डिस्प्लेस कर देता हूं। कर दिया, देखो डिस्प्लेस हो गया ना। अब देखते हैं कि जो फोर्सेज हैं उनके कारण टॉर्क किस डायरेक्शन में लग रहा है। ये बी पे जो फोर्स लग रहा है ये क्या है, अपथ्रस्ट फोर्स। ये फोर्स लग रहा है mg फोर्स। ठीक है, हमने डिस्प्लेस किया था इधर, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब देखो ये जो दोनों फोर्सेज हैं, अपथ्रस्ट फोर्स और mg फोर्स, इनके कारण जो टॉर्क लग रहा है इस बॉडी पे किधर लग रहा है। अब खुद से देखो राइट हैंड रूल से, ये अपथ्रस्ट वाला भी इसको इधर घुमा रहा है, ये mg वाला भी इधर घुमा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हुआ, यानी कि ये तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया ना। जिस डायरेक्शन में मैंने इस बॉडी को डिस्प्लेस किया इक्विलिब्रियम पोजीशन से, टॉर्क भी अब उसी डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि ये बॉडी हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। आप जी और बी को कनेक्ट करता हुआ एक लाइन बना लीजिए, उस लाइन पे कोई भी पॉइंट लीजिए, उस पॉइंट के अबाउट आप इस यू का, अपथ्रस्ट का और mg का टॉर्क कैलकुलेट करिएगा। टॉर्क देख लो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही है, देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, यानी कि ये जो बॉडी है ये कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन फ्लूइड है। इनिशियली देखो जी और बी सेम वर्टिकल लाइन में है, यानी कि इनिशियली ये इक्विलिब्रियम में है। लेकिन बट किंतु परंतु ये जो जी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ बायोन्सी से ऊपर है, इसीलिए ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। यानी कि बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि अ फुल्ली सबमर्ज्ड बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ एंड ओनली इफ, इस बात को ध्यान से देखो, इफ एंड ओनली इफ वाला कंडीशन है। इफ एंड ओनली इफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी लाइज बिलो द सेंटर ऑफ बायोन्सी। इस केस में देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ बायोन्सी से नीचे है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ बायोन्सी से ऊपर है जैसे कि इस केस में, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। अब ये जो हमने इफ एंड ओनली इफ वाला कंडीशन लिखा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझो। इफ एंड ओनली इफ का मतलब समझते होगे ना, लॉजिक में और मैथ्स में तो समझते ही होगे। इसका मतलब हो जाता है कि ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। सफिशिएंट कंडीशन का मतलब ये हुआ कि मान लो अगर ये वाला जो स्टेटमेंट है ना कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी लाइज बिलो द सेंटर ऑफ बायोन्सी, ये स्टेटमेंट अगर हो गया ट्रू, कि अगर टू सेटिस्फाई हो रहा है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि फुल्ली सबमर्ज्ड बॉडी विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी कि मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि इफ टू सेटिस्फाइज दिस इम्प्लाइज वन विल हैपन, यानी कि टू जो कंडीशन है वो क्या है, सफिशियंसी कंडीशन है, ये सफिशिएंट कंडीशन है। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो सेंटर ऑफ बायोन्सी के नीचे है तो ये सफिशिएंट है फॉर बॉडी टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया सफिशिएंट कंडीशन। क्या ये कंडीशन नेसेसरी है? नेसेसरी का मतलब क्या होता है कि अगर वन हो रहा है, इफ वन इज हैपनिंग देन टू ऑल्सो हैज़ टू हैपन। तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि अगर बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है
तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैज़ टू लाई बिलो द सेंटर ऑफ बायोंसी, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हो गया नेसेसरी कंडीशन, ये हो गया सफिशिएंट कंडीशन। ये जो इफ़ वाला कंडीशन होता है ना, इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी कि मतलब क्या हुआ कि फुल्ली सबमर्ज्ड बॉडी विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अबव सेंटर ऑफ बायोंसी, यानी कि इफ वाला पार्ट क्या हो जाता है, सफिशिएंट स्टेटमेंट, कि अगर ये हो गया तब तो बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो गया। इसका कॉन्वर्स भी ट्रू है, यानी कि अगर बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी को सेंटर ऑफ बायोंसी से नीचे होना ही पड़ेगा, नेसेसरी भी है, यानी कि नेसेसरी वाला पार्ट देखिए ये हो गया। अब मैं इस स्टेटमेंट में इफ़ एंड ओनली इफ़ पे बहुत ज़्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अगले पार्ट में हम लोग आएंगे फॉर पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी, यानी कि बॉडी जो है वो फ्लोट कर रहा है, तो उस केस में हम लोग देखेंगे कि ये इफ़ एंड ओनली इफ़ वाला कंडीशन नहीं लगता है। तो बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जो आई डोंट थिंक किसी बुक में मैंने आज तक तो नहीं देखा है, बस मैं ही इन चीज़ों को थोड़ा सा पकड़ लेता हूँ। बहुत से बच्चे बोलेंगे कि सर इतना सब पकड़ने के चक्कर में क्या रहना, क्यों पकड़ना है सब चीज़, इससे क्या फ़ायदा होगा। फ़ायदा होगा बच्चों, मैं बताऊंगा क्या फ़ायदा होगा। कॉन्सेप्चुअल चीज़ें समझा करो। फुल्ली सबमर्ज्ड बॉडी अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को सेंटर ऑफ बायोंसी के नीचे होना ही पड़ेगा, नेसेसरी कंडीशन है वो। अब हम लोग आते हैं कि अगर बॉडी फुल्ली सबमर्ज्ड नहीं है, फ्लोट कर रहा है, तब स्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या कंडीशन होगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसका प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत एप्लीकेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी सबमरीन में घूम रहे हैं, अगर आपको मौका मिले तो सबमरीन में भी घूमिए, तो उस सबमरीन की स्टेबिलिटी के लिए क्या करना होगा, नीचे में वेट ज़्यादा देना पड़ेगा ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका सेंटर ऑफ बायोंसी से नीचे रहे। लेकिन अगर कोई बॉडी फ्लोट कर रहा है तो क्या ये हमेशा जरूरी है कि बॉडी को स्टेबल इक्विलिब्रियम में होने के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ बायोंसी के नीचे ही हो? क्या ये जरूरी है? अभी हम लोग देखते हैं जरूरी है कि नहीं है। उस केस में मैं बताऊंगा फ्लोटिंग बॉडी के लिए वो ज़रूरी नहीं है, यानी कि फ्लोटिंग बॉडी में ऐसा हो सकता है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ऊपर हो जाए, सेंटर ऑफ बायोंसी नीचे हो जाए। ऐसा हो सकता है, किसमें, फ्लोटिंग बॉडी में हो सकता है। कैसे होगा मैं अभी बताता हूँ।